इसमें की करना है कि आप लोग को हर स्टूडेंट को लक्ष्य रखना है कि हम करीब करीब 95 प्लस नंबर लाने की कोशिश करें। अब 95 प्लस नंबर तभी आएगा कि जब आप लोग जो ऑब्जेक्टिव जो दिया है सिलेबस में पिछले साल से जो कर दिया है, पिछले साल से 50 में 50 हमको लाना ही लाना है। और सब्जेक्टिव में हम लोग को 45 प्लस नंबर लाना है। यदि 50 प्लस 45 प्लस तब 95 तो 100 नंबर आ जाएगा। अब मैं यदि ऑब्जेक्टिव यदि तुम सब सही बनाएगा तो समझ लो कि तुम्हारा, कारण कि ऑब्जेक्टिव गलती नहीं देगा। अब जो तू जितना तू बनाएगा 50 को तो 50 नंबर मिलेगा। अरे सब्जेक्टिव में 1-2 नंबर काट भी लेता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में नहीं काटेगा जी। इसलिए सब्जेक्टिव जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है 1 नंबर का क्वेश्चन, जितना आप लोग जो सही आप लोग को लगे कि हाँ ये 100% लग रहा है, उसी ऑप्शन को आप लोग कीजिएगा, रंगिएगा। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान ही देना कि कोई क्वेश्चन में रहता है ना कि इनमें से कौन संख्या परिमेय संख्या नहीं है, और डायरेक्ट तू खाली पढ़ लिया कि इसमें अच्छा परिमेय कह रहा है, जाकर के फटाक से मार करके रंगोगे। और जब बाद में पता चला क्वेश्चन में लिखल था कुछ भाई कि इनमें कौन संख्या परिमेय नहीं है, हम मार दिए परिमेय वाला। इसलिए आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, इम्तिहान से आश्वस्त हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया बढ़िया से, उसी के अनुसार हम लोग को आंसर देना है। कारण कि आप लोग को 3 घंटा मिलेगा, 15 मिनट आप लोग को एक्स्ट्रा समय मिलेगा क्वेश्चन पढ़ने का। आप लोग उस पर निर्देशन है जो आप लोग पढ़िएगा, कारण कि शुरुआती एग्जाम आप लोग का बोर्ड ना दे रहे हैं, दीजिएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ की एक बात थी, शायरी लिखे हैं मोटिवेशनल के रूप में कि जो मेहनत करता है वह भाग्य के भरोसे नहीं रहता। आप लोग जो मेहनत किए हैं वो भाग्य के भरोसे नहीं रहिएगा। आप मेहनत किए आप लोग जरूर लाइएगा, और जो मेहनत नहीं किया वो भाग्य के भरोसे रहे। भाग्य यदि लक साथ देगा तो आएगा, लक साथ नहीं दिया तो गयो। ठीक है, अब की करते हैं, कहा जाता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ज़्यादा जो मेहनत करेगा वो ज़्यादा दहाड़ेगा, और जो कम मेहनत करेगा वो कम दहाड़ेगा, वो गिदड़ की तरह रहेगा। यहाँ पर क्या करना है, हम लोग को ऑब्जेक्टिव अब लेकर के चलते हैं। पहला मैं आप लोग को जितना भी रियल नंबर से संबंधित जो वास्तविक संख्या आप लोग का चैप्टर है पहला है, हर चैप्टर से आप लोग को बतावेंगे, प्रत्येक अभ्यास से आप लोग को बतावेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव बताएंगे। 3 से 4 पार्ट में आप लोग का क्लास में आएगा, 3-4-5 वीडियो आएगा। आप पूरे वीडियो का आप लोग पूरे वीडियो के देख लीजिएगा ना, तो इतना तो जरूर दावा करते हैं कि 90 प्लस नंबर जरूर आ जाएगा। जो पढ़े जो 90-95 नंबर उसमें कोई काट सकता है नहीं। पहला वास्तविक संख्या के अंतर्गत आप लोग को बताना है कुछ चीज कि पूछेगा कि इसमें कौन संख्या परिमेय अथवा कौन संख्या परिमेय अथवा कौन संख्या परिमेय अथवा कौन संख्या अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय आप लोग को यदि पढ़ाए होंगे तो आप लोग जरूर पकड़ लीजिएगा कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। इस संख्या प्राय रूट में होगा जिसका रूट नहीं टूटता है। आप लोग को ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, बताएंगे कि किस रूप में आप लोग को क्वेश्चन आएगा, गेस के रूप में। अब रिवीजन के रूप में यदि थोड़ा बहुत लिख दिए हैं, रिवीजन पर करेंगे तो सोच लो कि एक चैप्टर वास्तविक संख्या का एक पार्ट बनेगा, मतलब कि इससे बन जाएगा 15-20-25 एपिसोड लाना पड़ जाएगा ना। इसलिए जितना हो सके आप लोगों की शॉर्ट में क्या करेंगे आप लोग को बता देंगे। तो सबसे पहले पूछेगा कि परिमेय अथवा अपरिमेय संख्या क्या है। एक आगो आप लोग एल्गोरिथम पढ़े होंगे तो बताए होंगे A बराबर BQ प्लस R, जहां बताए होंगे कि 0 से बड़ा या बराबर R होता है, R से बड़ा। इस पर की करेगा, आप लोगों को क्वेश्चन डाल देगा, चाहे सूत्र भी कर देगा, यहाँ पे ब्लैंक्स कर दे। यहाँ पर क्या होगा बाबू, होगा ना। अब कोई ठीक नहीं कि एक जगह पर यहाँ A है B है ना बाबू, तो यहाँ की करे तो कि B बराबर भी दे सकता है। अब B बराबर दे देते AQ अब प्लस R, तब देखो कि जहाँ अब 0 से बड़ा या बराबर R तो ही ना रहते जी, लेकिन B की जगह पर कुछ होती A होती कि नहीं। तो इस प्रकार के आप लोगों को क्वेश्चन आप लोग को डालेगा, अक्षर को आप लोग जरूर गौर करके देखिएगा। परिमेय अपरिमेय और साथ ही एल्गोरिथम विधि आप लोग के क्या को दे देगा, मौसा निकालने के लिए 2 अंक दे देगा, कहेगा इसका मौसा कितना। तब मौसा निकालने के लिए कोई जरूरी नहीं कि एल्गोरिथम विधि से ही हम आवेंगे। तुम भाग विधि से आता है, भाग विधि से बना दो, और तुम लोग को कोई ट्रिक आता है, ट्रिक से जल्दी बना कर करो, निकलते जाओ। ऑब्जेक्टिव में हम लोग को जितना कम समय देना है, और हम लोग को फुल्ली लाना भी है कि 50 नंबर हमारा 100 क्वेश्चन को देखना है। ये नहीं कि हम लोग के ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन के लिए तो की के लिए से सब आ ही रहे, थोड़ा भी कन्फ्यूजन अच्छा चाहिए मार दो, ये होबे करेगा नहीं। जो कन्फर्म होगा ना उसी को आप लोग टच कीजिएगा, ठीक है। एकदम नहीं चाहिए इधर से उधर कुछ नहीं करना है। आगे आप लोग की पूछेगा कि एक आगो दे देगा कि अभाज्य संख्या, कौन संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या नहीं देकर कह देगा कि इनमें कौन संख्या रूढ़ है।
कौन संख्या रूढ़ है। वैसी संख्या है जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, कौन कौन, 1 या 100 है। इसमें आगे पूछ देगा कि इसमें कौन भाज्य है, तो आप जो अभाज्य पकड़ लेगा, जो संख्या अभाज्य वो भाज्य नहीं होगा, और जो भाज्य जी अभाज्य नहीं होगा, यही नहीं होगा जी। तो भाज्य में भाज्य के नहीं दे करके डेट दे देगा कि इनमें कौन संख्या यौगिक है। तो इसमें क्या होता है कि वैसी संख्याएं जो 1 अथवा स्वयं के छोड़ करके किसी अन्य संख्या से भी कटे, भाज्य को जानते होंगे ना। इसमें अभाज्य पूछ सकता है, भाज्य पूछ सकता है। आगे आप लोगों को पूछ देगा कि एक आगे पूछ देगा कि सह अभाज्य संख्या, कौन संख्या बाबू, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। वैसी दो संख्याएं, दो संख्या, एक संख्या सह अभाज्य नहीं होगा, वैसी दो संख्याएं जिसका मसा 1 हो, तो क्या पकड़ लेगा, वो समझ लेना कि कौन संख्या, सह अभाज्य संख्या। इसमें आगे आप लोग को पूछ देगा कि कौन शांत आवर्ती है, कौन अशांत आवर्ती। सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, सब्जेक्टिव अभी नहीं बताएगा किस रूप में पूछेगा। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप लोग का पूरा क्वेश्चन पूछेगा सब्जेक्टिव में 38 गो, जिसमें 30 गो आएगा, 30 गो क्वेश्चन आएगा 2-2 नंबर का। आप लोग को बनाना है मात्र 15 क्वेश्चन। 8 गो आएगा 55 नंबर का, जिसमें मात्र बनाना है आपको क्या क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। तो 15 दूनी 30 और अथी 5 के 20, 30 20, अब 50 को कौन ऑब्जेक्टिव बा जी। तो 50-50 100। और सोच लो यदि हम 50 गो ऑब्जेक्टिव सही कर लेते हैं हर विषय में, ये खाली मैथ में ना है, मैथ हो, साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो। हिंदी संस्कृत तो बाबू हम लोग का लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उसको तो बहुत महत्वपूर्ण देना चाहिए। उसी में जिसका नंबर उठा वही व्यक्ति 90% प्लस कर सकता है, अथवा 80% जो लाना चाहता है तो हिंदी संस्कृत को प्रखरता से लिखना होगा, और साथ साथ हैंड राइटिंग भी बहुत जरूरी होना चाहिए। इधर आ जाओ अब, तो शांत अशांत पूछेगा, तो शांत अशांत क्या, डायरेक्ट भागा दे करके देख लेंगे। जो नहीं कट रहा है, जिसका कोई अंक पुनरावृत्त हो रहा है, तो समझ लेना वो शांत है, अशांत हो गया। और जो कट जाएगा वो कौच हो जाएगा, अशांत। ऐसे आप लोग को सर बताए होंगे कि मान लो कोई बेटा कोई जो परिमेय है अथवा भिन्न पी बटा क्यू के रूप में दे ले, तो जो भिन्न पी अथवा क्यू का रूप यदि गुणनखंड 5 अथवा 2 के रूप में हो जाता है, 5m और 2n, अथवा p बटा 2m और 5n, कुछ भी रहे यहाँ पर m और n जो बताता है, पावर बताता है। मतलब कि नीचे वाला कह रहा है कि जो हर को जब हम गुणनखंड करेंगे ना, फैक्टर करेंगे, तो उसमें 5 या 2 केवल रहेगा, तो समझ लेना कुछ शांत आवर्ती। अब 5 2 के अलावा कोई आ जाएगा तो समझ लेना वो अशांत आवर्ती। केवल खाली 5 आता तो भी शांत, कारण कि जब 5 है, मान ली 5 पे पावर 2 है, तो इस पे पावर 2 पे पावर 0 तो दे सकते हैं ना। मान ली दे 9/5, 13 अरे 9 नीचे 5 पे पावर 1, तो 2 पे पावर 0 नहीं दे सकते जी, तो शांत ना है जी। आए थोड़ा देर के मान ली 15/16, तब 15/2 पे पावर कितना है, 4 ना होती जी। तो कबो कि शांत थोड़ी होता है, नए होते 15/2 पे पावर 4 और गुने 5 पे पावर 0 हो जाते, तो इस रूप में शांति ना होगा। तो शांत अशांत आप लोग को देगा कागो, ठीक है। आगे आप लोग को की देगा कि पिछले साल दिया था कि 0 पॉइंट दे दिया था, इससे इसका रूप बताइए, इसका परिमेयकरण रूप। तब परिमेयकरण डायरेक्ट की बताए थे, आप लोग को ट्रिक में बताए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा कि 0 पॉइंट इसका डायरेक्ट 3 बटा कितना हो जाएगा, 3 तिया 1/3। उसमें ऑप्शन में 1/3 रहेगा, वही मारना ही नहीं कि 3/9 रहेगा। ऑप्शन में तो खैर नहीं देगा, लेकिन 3/9 उचित भिन्न अभी नहीं है बाबू, 1/3 इसको, चूंकि इसका शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए। ये दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। हाँ देखो, ये दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 था, इसको पूर्णतः शॉर्ट फॉर्म इसको काट देना होगा। मान लीजिए देगा कि 2.3 पर एकरिंग। अब इसका कहेगा परिमेयकरण, ये तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, लेकिन पूछेगा नहीं। करना कुछ कि 2 बताए थे कि 2 पूर्णांक इसको कर देना, बाकी 3 है, अब बटा 1 पर एकरिंग है तो कौन होती है, नो ना जी। तो कितना 2 पूर्णांक 1 बटा कितना हो जाती, काट देती नहीं बेटा जी। तो 2 तिया 6 1 7/3 रहेगा, जो इसका कुछ हो जाएगा, परिमेयकरण रूप हो जाएगा। कह देगा कि 0.53 दोनों पर एकरिंग, तो 0.53 पर दोनों पर ना है बाबू, तो डायरेक्ट 53 बटा कितना दे देगा। इस रूप में आप लोग को वास्तविक संख्या के अंतर्गत आप लोग को क्वेश्चन की करेगा, देगा। साथ ही साथ आप लोगों को की दे सकता है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत दे देगा कि एगो जानते हो कि लसा और गुणे मसा अब बराबर पहली संख्या अब मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। इसमें क्या रहेगा कि इसमें 4 पद है, एगो लसा मसा पहली संख्या दूसरी संख्या, 3 गो रहेगा दिए हुआ, तो समझ लेना किसी एक का निकालना। मान ली लसा मसा दे ले, पहली संख्या निकालना, दूसरी संख्या दे ले रहेगा,
तो कुछ हो जाएगा लसा गुने मसा, अब बट्टा कुछ हो जाएगा बाबू दूसरी संख्या हो जाएगा कुछ बराबर पहली संख्या बराबर हो जाएगी ना जी। कह देगा कि किसी दो संख्याएं 15 एवं 30 है, जिसकी लसा 30 है तो मसा ज्ञात करें। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे 15 गुने 30, अब बट्टा कितना आ जाएगा 30 से 30 कट गया कितना आ जाएगा। अब कोई बनाना भी जरूरी नहीं, तुम लोग को डायरेक्ट लग रहा है 15 30 का लसा कितना है 30, तब मसा हम लोग का 15 ही थी, क्या जरूरी बनाना है। जो आप लोगों को समझ में आएगा ऑब्जेक्टिव, जो शुरुआती से आप लोग जो बचपने से पढ़ते आ रहे हैं सब का आजमाना, सब वहाँ पर सब विधि अपनाना। ये नहीं कि जो 10वां में पढ़े लिखे ना सर एल्गोरिथम विधि उसी से हमको मसा निकालना है, कोई ज़रूरी नहीं है। तब वास्तविक संख्या से आप लोग को इससे ज़्यादा ना के बराबर पूछेगा, परिमेय अपरिमेय शांत अशांत, एकागो अभाज्य संख्या पूछ सकता है, किसी का मसा पूछ सकता है 2 अंक दे करके, अथवा दे सकता है आप लोग को देगा इसमें कि इनमें कौन संख्या कुछ है शांत है अथवा अशांत पूछेगा, या दे देगा इस रूप में दे देगा, कहेगा इसका परिमेयकरण रूप क्या है। इससे ज़्यादा आप लोग को वास्तविक संख्या से क्वेश्चन ना के बराबर डालेगा। उसके बाद आ जाता है बहुपद वाली बात है बाबू। कौन बहुपद। तब बहुपद में क्या होता है, अगला बहुपद में देख लीजिए। देखो बहुपद में क्या करेगा, सबसे पहले आप लोग को देगा बहुपद में बहुपद में मुख्यतः दे देगा कि पद के आधार पर तू जानता है कि बहुपद कितने रूप होते हैं, और घात के आधार पर जानता है कि बहुपद किस रूप में होता है ना जी। पद के आधार पर एक पदी द्विपदी त्रिपदी पकड़ लेगा ना, जो केवल एक पद है, एक पदी द्विपदी त्रिपदी और बहुपदी। घात पर हो जाएगा एक घातीय जिसका व्यापक रूप इस रूप में होता है। द्विघाती पूछेगा तो ax² प्लस bx प्लस इस रूप में होता है। यदि कह देगा त्रिघाती में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगला कह देगा बहुघातीय, तो बहुघातीय का व्यापक रूप जिस प्रकार दो 4 दे दो 5 दे दो 6 दे दो, ये 3 गो से संबंधित बहुत। देखो बाबू ये व्यापक रूप है, जब इसको हम समीकरण में तब्दील करेंगे तब बराबर शून्य कर दो, ये हो गया एक घातीय का समीकरण हो जाएगा। ये हो जाएगा द्विघातीय का समीकरण हो जाएगा, द्विघाती समीकरण हो जाएगा। ये हो जाएगा त्रिघाती समीकरण। एक पद वाला नहीं बताए, पद वाला तो पकड़ लेगा कि एक पद, ऐसे बाबू एक पद 2 पद 3 पद है, 1 2 3 4 पद है, एक पद 2 पद है ना। एक बताओ पद के अंतर्गत पहले पकड़ लेना। सबसे पहले तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में की कहेगा कि इनमें बताए कि इनमें कौन बहुपद है। अब बहुपद पकड़ने के लिए सबसे आसान तरीका, सबसे आसान कि चर का घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। कौन पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक है चर का घात, तो समझ लेना वो बहुपद है। चर का घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो समझ लेना वो बहुपद। जैसे में आप लोग को दे देगा कि √3x अब प्लस 5, ये बहुपद है बाबू? नहीं, कारण कि जो चर है √3x x पे पावर रूट में, और जब हम रूट के हटाएंगे √3x पे पावर 1/2 हो जाएगा, अब प्लस 5 हो जाएगा। तो 1/2 पावर कुछ ही पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है जी, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए जो प्लस में होना चाहिए। और जहाँ इसके अलावा आ जाएगा तब धनात्मक पूर्णांक। तो एकदम एक अक्षर में चर का घात धनात्मक पूर्णांक है। अक्षर से मतलब नहीं रखना क्या है, चर का घात जो होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक, तो समझ लो बहुपद है। बाकी आप लोग पढ़े होंगे। एक घाती का व्यापक रूप ये होता है, द्विघाती का व्यापक रूप ये होता है व्यापक समीकरण रूप, त्रिघाती का समीकरण नहीं होगा। एक घाती में केवल एक शून्य का आएगा, शून्यकों की संख्या इसमें पूछेगा तो कितना आएगा बाबू? केवल एक शून्यक। इसमें 2 शून्यक हो जाएगा, इसमें कई शून्यक? 3 शून्यक। लेकिन एक घाती से संबंधित तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो बना लेगा किसी रूप में रहे। बहुपद से संबंधित आप लोग को एक घाती में पूछेगा क्या कि ax + b = 0 है। जब हम शून्य किसका निकाल दें तो x बराबर क्यों हो जाएगा -b/, इस रूप में पूछता है। जैसे दे देगा 5x + 2 = 0, इसमें x का मान, तो डायरेक्ट x का मान क्यों हो जाएगा -2/, हो जाती ना जी। तो इसमें पकड़ लेगा। द्विघाती में थोड़ा सा फंस जाता है स्टूडेंट वन कि इसमें क्या होता है कि इसमें कई गो होता है, 2 शून्य का। मान लीजिए इसका शून्य को अल्फा को बीटा बताए होंगे, तो इसमें पहले पूछता है कुछ चीज, इसे शून्यकों का योगफल बताएं। तो शून्यकों का योगफल बताना है तो अल्फा + बीटा बराबर क्यों होता है बाबू? -b/। और जबकि शून्यकों का गुणनफल बराबर कुछ होता है c/, ये ना खाली जी, माइनस में नहीं होता है, प्लस में c/, होता है ना। अब दे देगा कि
2x स्क्वायर अब प्लस 6x अब प्लस 3 इतना के शून्यक अल्फा एवं बीटा है, अल्फा एवं बीटा है। तो क्या करें, इसके शून्यकों का योगफल बताएं। तो डायरेक्ट शून्यकों के योगफल आ जाएंगे अल्फा एवं बीटा। तो कुछ होता माइनस बी बटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, तो कितना हो जाती -6 बटा कितना हो जाती जी, द्वितीय, यानी -3 ना हो जाती जी। इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं। द्विघाती में क्या है, फिर से एक बार अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। इसमें ऑब्जेक्टिव समझा था कि पूछता है कि यदि दे देगा कि 3x प्लस 6x 12x अब प्लस 9 इतना के शून्यक अल्फा एवं बीटा है, अल्फा एवं बीटा है, तो कह देगा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान बताइए। तब बाबू जब इसके पहले हल इसको कर देना, तो अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा कट जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। हल कर देंगे तो ये हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा ऊपर और हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अभी बता रहे शून्यकों को योगफल बराबर माइनस बी बटा, और जबकि कितना होता है सी बटा, वो बाकी मान इससे रख कर कर देना, हल कर देना, हो जाएगा ना। पहले इस रूप में रहेगा तो पहले हल कर देना। एक आपको कह देगा कि शून्यक दले रहेगा और कहेगा क्या निकालने के लिए, द्विघाती बहुपद, तब कुछ नहीं, जो शून्यक दिया हुआ है और निकालना द्विघाती बहुपद, तब कुछ नहीं करना कुछ ही कि एगो सूत्र होता है, उस सूत्र के डायरेक्ट याद रख लो। कुछ होता है तो एक्स स्क्वायर अब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ की होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स अब प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का दो स्थिति में देता है, या तो शून्यक दले रहेगा या तो शून्यकों का गुणनफल एवं योगफल दोनों प्रकार के दे सकता है। कैसे क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं कैसे करेगा। तो देखो कहेगा जी कि एक द्विघात समीकरण निकालें जिसके शून्यक क्रमशः 5 एवं -3 हो। एक कौन समीकरण, द्विघात समीकरण अथवा द्विघात बहुपद भी पूछे। एक द्विघात बहुपद निकाले ज्ञात करें जिसके शून्यक दले, तो अल्फा बराबर मान लेंगे 5 अब बीटा बराबर मान लेंगे -3। उसके बाद इस पर सूत्र पर जगह रख दो, हल कर देगा। अल्फा की जगह 5 है, बीटा की जगह पर -3। अब बाकी हल्का अल्फा के -5 रखे ना 5 जी, अच्छा -3 अब 5 गुणे -3 हल कर देगा। नहीं बोला नहीं, ये नहीं देगा कि कह देगा कुछ जी कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल 5 एवं -13 हो। ये भी माइनस में दे सकता है, बट्टा में दे सकता है, कोई दिक्कत है। तो देखो बुआ यहाँ शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे ले, मतलब कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा पर डायरेक्ट -5 दे ले, अब अल्फा इंटू बीटा पर दल के -13। ई नहीं कि अल्फा अलगे मान लो यार अल्फा मान लो बीटा, अब हल कर दो, गलती हो जाएगा। शून्यकों का योगफल ना पूरा दले है, तो डायरेक्ट 5 दे देवे माइनस, ऐसा दे देवे कितना बाबू, बाकी रख देंगे, हल कर देंगे, हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा आप लोग को नहीं पूछेगा। त्रिघाती में आप लोगों को तो क्वेश्चन पूछा है नहीं, लेकिन त्रिघाती में आप लोग को ax³ अब प्लस bx² अब प्लस cx अब प्लस d अब बराबर जुड़ी। त्रिघाती का ये व्यापक समीकरण है। इसके 3 शून्यक मान लिया जाए, एगो अल्फा एगो बीटा एगो गामा, इसके कुछ हो गया शून्यक हो गया। तो त्रिघाती बहुपद के शून्यक निकालने कहेगा, जांचने के लिए कहता है, लेकिन जांचने के लिए आज तक सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आप लोग को नहीं डाला। यदि इसका पूछ देगा कि हाँ एक त्रिघाती बहुपद में से कौन होगा, तब इसके लिए भी एगो सूत्र है। लेकिन भाई इसमें तीन शर्त रखता है कि पहले शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, 2 करके गुणनफलों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर क्या होता है, अथवा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। 3 शर्त, ये कुछ होगा -b बटा a c बटा a और -d बटा, जहाँ ए है जो x की का गुणांक, x² गुणांक b, x का गुणांक, और d है जो कौन पद, अचर पद, रख देगा ना, इस रूप में रहेगा, हल कर देगा। अगला इसमें कहेगा कि इसमें त्रिघाती बहुपद निकालने के लिए इसके लिए भी एगो सूत्र है। कौन सूत्र पर है जी, तो x³ माइनस हो जाएगा अल्फा प्लस इंटू x² प्लस ना जी अल्फा इंटू बीटा
बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू, मतलब इसको यदि हम लिखेंगे शब्दों में तो शून्यकों का योगफल इंटू एक्स क्यूब माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो दो करके गुणनफलों का योगफल इंटू एक्स और माइनस शून्यकों का गुणनफल। बाकी ये जो दिया हुआ है उसी रूप में भी दे सकता है, या तो अलग अलग शून्यक दे देगा तो अल्फा बीटा गामा का मान रख करके हल कर देंगे, अथवा दे देता है कि एक त्रिघाती बहुपद निकाले, जैसे कि इसके पिछले बता रहे थे द्विघाती नियम कि एक त्रिघाती बहुपद निकाले जिसके शून्यकों का योगफल दो दो करके गुणनफलों का योगफल एवं शून्यकों का गुणनफल इतना इतना दे ले, तो डायरेक्ट रख देना। आज जहाँ दे एक त्रिघाती बहुपद निकाले जिसके शून्य क्रमशः दिया हुआ है 3 को दिले रहेगा, तब की करना है वो अल्फा मान लेगा के बीटा के गामा मान के कर देना रख देगा। इसके अलावा आप लोग को थी बहुपद से आप लोग क्वेश्चन ना के बराबर पूछेगा, ठीक है। आगे आप लोग को पूछ देगा आगे आप लोग को क्वेश्चन दे देगा कि जी बाबू दो चर वाले रैखिक समीकरण में ध्यान देना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ए एक्स प्लस बी वाई या प्लस सी बराबर 0 ई रूप होता है, मेन रूप होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का दो चर वाले ये घातीय, चूंकि इसका घात क्या है एक घातीय ना जी, दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक घातीय। देखो एक बात है थोड़ा सा जी जो बहुपद से की लग रहा है हमारा मन में लग रहा है कि बहुपद से किसी का घात भी पूछ सकता है, घात पूछ देगा, गुणांक पूछ देगा, शून्यकों को पूछ देगा, तब की होगा। देखो जैसे मान लीजिए हम ले लिए यह जेड नहीं लेते हैं, हटा जेड ऐसे ले लेते हैं 2x बाई स्क्वायर जेड है। तो देखो बाबू ये है पहले तो एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद है। यदि पूछते इस रूप में दे देगा, कहेगा कि इसका घात बताइए, तो 9th 8th में 7th में पढ़ा होगा, लेकिन पूछा है नहीं, लेकिन के जने पूछ दिया तो इसका कहेगा इसका घात बताओ। तो घात देखो बाबू एक्स का घात 1 है, वाई का घात 2 है और जेड का घात, तो ये जूट के लिखे थे कितना 4, लेकिन ही रही थे 2x क्यूब अब प्लस 5 वाई पर 4 3 एक्स स्क्वायर इतना के घात ले बताओ। तो इसमें घात जिसका अधिकतम होगा 4, तो 4 बता देना, ये नहीं कि 4 3 3 4 7 2 और रख दिली आंसर 9, तो ये गलती हो जाएगा। इस रूप नहीं बताना, गलती हो जाएगा जी। तो एक घाती में रहेगा जितना भी चर का घात रहेगा सब ऐड करके लिखना, जबकि एक से अधिक घात हो जाएगा ना तो जिसका अधिकतम घात होगा वही उसका घात हो जाता है। थोड़ा सा गुणांक पूछ देगा, अब मान ले जाए दिले यही चीज़ बा कि 2x बाई स्क्वायर जेड, इसमें कह देगा कि जेड का गुणांक बताइए, जेड का गुणांक। तो जेड का गुणांक कुछ हो जाएगा, जिसका पूछा उसको छोड़ दो, बाकी सबके लिख दो, यानी 2x बाई स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यदि पूछ देगा कि नहीं बाई स्क्वायर का गुणांक, तो बाई स्क्वायर गुणांक कुछ तो 2x जेड नहीं, लेकिन कहते मान लें बाई का गुणांक, तब तो 2x बाई जेड ना हो जाता है। कारण जब हम गुणनखंड करबे तो 2 गुने x गुने बाई गुने तो एगो बाई के कर ले, तो बाकी सब लिखी थी ना जी। तो गुणांक पूछ देगा, बहुपद पूछ देगा, पता चल जाएगा कई पदी बहुपद है, एक पदी दो पदी त्रिपदी, एक से अधिक पद रहेगा, घात पूछेगा अधिकतम रहेगा वही हो जाएगा, एक पदी रहेगा जितना भी घात रहेगा सबको जोड़ करके लिख देना, गुणांक पूछेगा उसको छोड़ करके लिख देना। लेकिन अच्छा एकरे में पूछ दिल मान लीजिए दे दिल 7x स्क्वायर अब प्लस 5x अब माइनस 3, इसमें कह देगा कि x का गुणांक, तो x एकरे में फोकस करना, इन्हें के पूरे लिख देगा। तो x का गुणांक कितना हो जाते जी, मान लीजिए जब माइनस रहते तब -5 हो जाते, इन्हीं की कर देवो कि 7x स्क्वायर अब -5 अब -3, चूँकि कहवे के लिखिनल सर कि जरा कहा और छोड़ के बाकी सब लिख दो, तो ये गलती हो जितो, ये गलती हो जाता है, ये तो सही ना रहते जी। तो एक पद में अलग नियम हो जाए और एक से अधिक पद रहता अलग नियम, ये बहुपद में दे सकता है, लेकिन दिया है आज तक 9 के बराबर दिया है। अब आप बता रहे थे दो चर रैखिक समीकरण का रूप ई होता है, इस रूप में रहेगा तो इसका हल जो होगा अनंत हो जाता है। दो चर रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण इसलिए कहा कि दोनों का घात कितना है 1 है ना जी। तो इसमें x का मान कुछ भी रखेंगे तो बाई का कुछ भी मान आ सकता, यदि मान लें बाई का मान कुछ रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, यानी इसकी हलोक संख्या अनंत रहेगा। लेकिन बाबू यदि यही पेयर में आ जाए, मतलब कुछ में जोड़ा में आ जाता है, तब की हो जाता है कि इसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0,
मान लीजिए एगो आ हो गई डी एक्स प्लस ई बाई अब प्लस एफ बराबर 0। तो एक समीकरण दो चर वाला ये है, एगो समीकरण ये है, तो जोड़ा ना हो गई जी। तो जब जोड़ा हो जाए तो देखो शर्त यहाँ पर आ जाए कि जब जोड़ा रहेगा ना तो हलों की संख्या अनंत भी हो सकता है, एक केवल और केवल एक है तो हल हो सकता है, अथवा ये भी हो सकता है कि एक को हल नहीं हो सकता है। तो किस किस स्थिति में भाई, तो इस सबसे भी आई पूछता है, इससे दो आप लोग को 2 नंबर 1 नंबर जरूर पूछेगा कि जब दो चररैखिक समीकरण यदि जोड़ा के रूप में हो तो किस स्थिति में एक हल होगा, किस स्थिति में अनंत हल होगा, किस स्थिति में एको हल नहीं होगा। ये रूप ना दे करके इस रूप में भी लिख सकते हैं इसको a1x अब प्लस b1 बाई अब प्लस c1 बराबर 0, a2x अब प्लस b2 बाई अब प्लस c2, इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ही रूप हम देते। ठीक है, इधर आ जाओ, अब किस रूप में रहेगा। यदि कहता है इस रूप पर बात करेंगे a बट्टा डी डज नॉट इक्वल टू b बट्टा कुछ हो जाए बाबू, इस रूप में यदि सूर्य हो जाए तो समझ लो कि हालों की संख्या लिख दिए, हालों की संख्या केवल और केवल एक होगा। जरा अद्वितीय लिखल जाए, इसको कुछ लिख सकते हैं, अद्वितीय लिख सकते हैं। इस प्रकार का जो जोड़ा होगा युग्म जो हो जाएगा, कुछ हो जाएगा जी, अविरोधी होता है। कौन विरोधी? अविरोधी। दूसरा आगे जब इसमें लिख करेंगे कि जब हम ग्राफ पर करेंगे तो ग्राफ पर इसका जो आलेख खिंचाएगा तो वो खिंचाएगा प्रतिच्छेदी हो जाएगा। अब प्रतिच्छेदी तो ये नहीं है जी, इस प्रकार के युग्म जो होगा कुछ हो जाएगा संगत। ये 4 चीज पूछेगा। यदि इस प्रकार रहेगा तो अद्वितीय हल, केवल और केवल एक हल। अविरोधी होगा, जब अविरोधी है तो संगत। अगला प्रतिच्छेदी इस प्रकार के होगा। अगला दे देगा कि a बट्टा डी अब बराबर b बट्टा ई अब बराबर c बट्टा ए, इस रूप में रहे, यहाँ पे समीकरण में रहेगा ना मान। तो यदि इस रूप में आ गया तो इसका हल जो हो जाएगा अनंत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा हल? हलों की संख्या अनंत, एक हल नहीं होगा। इस स्थिति में कुछ हो जाए बाबू, आश्रित हो जाए, आश्रित हो जाता है। एक में एक दूसरे पे क्यों जाता है? आश्रित। आई दोनों में एक ही हल है, ये ले एक दूसरे विरोधी नहीं था, अविरोधी है, आश्रित हो जाए। लेकिन इस रूप में भी कुछ संगत नहीं जी, संगत इसलिए कि इसका मान निकल रहा है। इसमें भी एक हल आया, एक हल ली ना, एक में अनंत हल, ये भी संगत है। आई हो जाएगा बाबू, क्यों हो जाएगा कि संगत हो जाएगा। एकरे पर एक रेखा जब ग्राफ पर खींचेगा तो इसमें 2 को बनाएगा ना, एक से 2 मान निकालेगा, चाहे 3 मान निकालो, ग्राफ पर रखेगा, इससे भी मान निकालेगा तो 2 को करबो ना तो एकरे पर चल जाए। अब प्रत्येक बिंदु इसका क्यों हो जाता है? मान हो जाता है। इसीलिए कौन हो जाए संपाती हो जाए ना। इसे क्या कहता है, जैसे ऐसे से कट गया तब प्रतिच्छेदी हो जाएगा, एकरे पर चल गई तो संपाती हो जाएगा, और एक पर। ठीक है, आगे इसमें क्या करेगा, मान लीजिए a बट्टा डी अब बराबर b बट्टा ई है, जी बराबर नहीं हो गए c बट्टा एफ, यानी a बट्टा डी बराबर b बट्टा ई डज नॉट इक्वल टू c बट्टा एफ। तो ध्यान देना इसका जो हल होगा एक भी हल नहीं होगा। आई बेचारा विरोधी हो जाती। अब विरोधी रहे तो देखो कि पड़ोसी में एरे पर देखो, अब एक हल है तो किसी से कोई मतलब नहीं, अपना अपना एक अलग अलग घर है। लेकिन एक बात है कि संगत है ना, चल कैसे भी जी रहा है ना जी, अपना घर में अपने बेचारा जी तो रह ले। अगला बात है यहाँ पर देखो, जब ग्राफ पर खींचेंगे प्रतिच्छेद, इससे इतना को जो इतना बताएंगे ना, इससे एक से जरूर, एक से करीब 2 नंबर जरूर रहेगा। इस रूप में रहेगा एक हल, दोनों जोड़ी हो जाएगा, अविरोधी रहेगा संगत। और जब ग्राफ पर करेंगे इसका तब प्रतिच्छेदी कहीं ना कहीं कट जाएगा। यदि तीनों बराबर आ जाएगा तो उसका हल होगा 1 2 अनंत, कुछ अनंत। एक दूसरे पर आश्रित रहेगा, आश्रित है तो अनंत कार्य कर रहा है, मिलाप प्रयत्न नहीं कर रहा है। आई हो जाएगा, ये भी युग भी संगत होगा। अथी जब ग्राफ पर खींचेंगे तो दूसरे पर चढ़ल ऐसे रह जाएगा, चूंकि प्रत्येक बिंदु उसका माना जाएगा। और जब एकरा करवाए तो ये ऐसे से निकल जाते समानांतर, और समानांतर करते कुछ तो बतेबो, जब तक नहीं कटता है नहीं एक दूसरे पर नहीं रहेगा चढ़ल तो कैसे होगा, हल नहीं होगा जी। तो ये हो जाएगा। अब बताओ, ये हो जाएगा समानांतर निकल जाएगा ना, और साथ ही साथ अब बताओ जब हले नहीं निकल रहे तो संगत है, असंगत नहीं है जी। तो इतना से आप लोग को 2 चररैखिक समीकरण से एक क्वेश्चन आप लोगों को की करेगा, कन्फर्म डालेगा। आगे इसमें की करता है कि ये भी दे सकता है कि 2 समीकरण दे, मान लीजिए 2x अब प्लस के बाई अब बराबर 3, 3x अब प्लस 5 बाई अब बराबर 2। कह देगा कि इसका 2 हल है, इसका के और केवल एक हल है, तो के का मान बताइए।
या के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, के किस मान के लिए समानांतर हल अति अनंत हल होगा, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। मान लेते देगा कि 3x प्लस 2y अब बराबर 3, 2x अब माइनस के बाई अब बराबर 4, इस रूप में रहेगा। एक जगह दे देगा के, तो कहेगा कि किस इसका अद्वितीय हल के लिए के का मान क्या होगा, तो इस रूप पर चल जाएंगे, के मान निकाल लेंगे। कहेगा कि किस हल के लिए के का मान मान लिया जाए अनंत हल होगा, क्या होगा, अनंत हल होगा। तो यहाँ पे चल जाएंगे इस रूप पर, उसके बाद की करेंगे, किसी से हल करके की कर लेंगे, के का मान निकालेंगे। कहेगा कि इसका एक हल भी नहीं है, लेकिन एक भी हल के लिए अभी तक पूछा पाछी नहीं किया, इस क्वेश्चन पर इस रूप में नहीं पूछा, यही दोनों में रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, हो जाएगा ना। इस रूप में आप लोगों को क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव में हो सकता है। इसके अलावा आप लोग को अगला चैप्टर में आ जाता है समानांतर श्रेणी, एपी ना जी। तो आप लोग कल के एपिसोड पार्ट 2 में एपी बता देंगे, जो महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके साथ साथ आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता देंगे, नहीं होगा तो त्रिकोणमिति तक जाएंगे। करीब करीब ऑब्जेक्टिव का 3 से 4 एपिसोड से कम नहीं आएगा, 3 से 4 से पार्ट। आप लोग जितना से जितना हो सकेगा आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। जय हिंद।